नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं मैं और अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों के सिलसिले की और बात बिहार की करेंगे। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भागलपुर, इन तीन जगहों पर बलात्कार और हत्या की खबरों से इस वक्त बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। शुरुआत हम मुजफ्फरपुर की खबर से कर रहे हैं, जहां की बेटी ने 5 दिनों तक मौत से संघर्ष किया और जिंदगी की लड़ाई हार गई। इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल किसी और से नहीं बल्कि नीतीश कुमार सरकार से ही है। सवाल ये कि अगर एक के बाद एक तीन बलात्कार और हत्या की घटनाएं सामने आ गई तो ये किस सुशासन की निशानी है। ये आक्रोश उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए है जिसकी एक बार नहीं बल्कि दो बार हत्या की गई। मुजफ्फरपुर में रहने वाली 9 साल की बच्ची पहली बार तब मारी गई जब कानून से बेखौफ हैवान ने उसे दरिंदगी का शिकार बनाया, और इस बेटी की दूसरी बार हत्या तब हुई जब पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH में उसे बेड के लिए 6 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। राजद के द्वारा आज आक्रोश मार्च जो है वो निकाला गया है। राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल है, हम उनसे बात करेंगे। सरकार ने तो एक्शन लिया है। जब नेता प्रतिपक्ष कुढ़नी पहुंचे हैं तब लिया है। जब नेता प्रतिपक्ष कुढ़नी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तब उन्होंने जाकर के कुछ एक्शन लेने का दिखावा मात्र किया है। अगर वो इतने ही एक्शन में होते तो ये घटना नहीं घटती। वो इतने ही एक्शन में होते तो इलाज के अभाव में और भर्ती नहीं हो पाने के कंडीशन में उस बालिका की जान नहीं गई होती। ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, मगर दो डिप्टी CM क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं। बिहार को जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार में अब हर रोज नहीं हर पल बलात्कार की घटनाएं घट रही है। बिहार में दलित बच्ची के साथ हुई बलात्कार और हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है और नीतीश सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में उस दलित बच्ची के घर पर पहुंचे जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। इन सब लोगों का कहना है कि यहाँ एक आध घटना नहीं, कई और भी घटनाएं हो रखी हैं। बिहार में पूरी तरीके से ये वही जिला है मुजफ्फरपुर जहां बालिका गृह जैसा कांड हुआ। आज भी ऐसे दरिंदे जो है समाज में है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, क्या नशा की हुई है। कई घटना जो है इसी ब्लॉक में हो रखा है, पूरे जिला में हो रखा है और सरकार जो है अचेत अवस्था में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं कि उनके बिहार में गरीब दलित परिवार के साथ, बच्चियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त कर दिया और मुजफ्फरपुर के SKMCH के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। बावजूद इसके सरकार को बचाव का कोई रास्ता नहीं सोच रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्चे के साथ वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इस बीच कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। ये तो आश्चर्य है सरकार का। सरकार के इकबाल खत्म हो गया। सरकार यहाँ पुलिस प्रशासन के जो हालत है सब लीपापोती में लगा हुआ है। मैंने आज आकर के जो है कल से ही हमारे जिला अध्यक्ष मुकुल जी आए थे, इन्होंने कहा कि यहाँ तो FIR लेने के लिए लाला पड़ा हुआ है। बच्ची जो है कहाँ न्याय मांगेगी, उनके परिजन कहाँ न्याय मांगेगी।
चुनाव के ठीक पहले एक ऐसी घटना जिससे पूरी की पूरी सरकार सवालों के घेरे में आ जाए, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य के मामले में। और साथ ही मामला अगर किसी दलित परिवार से जुड़ा हो तो ये भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है। और इसलिए इस मामले में सरकार न केवल चुप्पी साधे हुए है बल्कि कठोर कार्रवाई के मूड में दिख रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और दुख की बात तो यह कि एक मुजफ्फरपुर की घटना भर नहीं है, बिहार में सुशासन को मुंह चढ़ाने के लिए शहर दर शहर बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। ऐसी दिल दहला देने वाली दो और घटनाएं सामने आई हैं। एक मामला बिहार के भागलपुर का है, जहां एक 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा 30 मई को अपने घर से निकली थी और आज उसका शव बरामद हुआ। दूसरा मामला बिहार के ही सीतामढ़ी का है, जहां एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची 31 मई से लापता थी। पुलिस ने बताया कि बगीचे में आम तोड़ने को लेकर लड़की से पहले विवाद हुआ, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब बिहार की कानून व्यवस्था की एक और स्थिति देख लीजिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हत्या और रेप के आरोपी जब जेल जाते हैं तो बिहार के सुशासन में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। आज नीतीश कुमार के बिहार से एक और चौंकाने वाली खबर हम लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन उसी बिहार की जेल से शराब पीते कैदियों का वीडियो सामने आया है। यानी न केवल शराब से जुड़े कानून का मजाक बनाया गया, बल्कि जेल मैनुअल का भी सरेआम माखौल उड़ाया गया। ये खबर हम आपको इस डिस्क्लेमर के साथ दिखाते हैं कि शराब और गांजा पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बिहार की जेल में जो कुछ हो रहा है वो तो पूरे सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में, ठीक है ना। इस वीडियो के बारे में जितनी बातें जानेंगे उतना ज्यादा हैरान होते जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में, ठीक है ना। हाँ बोली तो रही है मीडिया में। ये नेताजी ये नाम या दुबाया मंडी में गत बढ़ रहा है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले दो बातें साफ कर दें। पहली बात, 48 सेकंड के वीडियो में कई ऐसे शब्द थे जो अभद्र थे, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। और दूसरी बात, शराब और गांजा पीते लोगों को हमें इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि ये खबर की मांग थी। ऐसा करके हम किसी भी बुराई को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोल रहे हैं जिसमें शराबबंदी वाले सूबे में जेल के अंदर शराब पार्टी चल रही है। तस्वीरें पटना जिले के मसौढ़ी जेल की हैं। वीडियो में आपको शराब और गांजा पीते कैदी दिख रहे हैं। मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक ना। कैदियों की हिम्मत देखिए कि जेल के अंदर चल रही शराब पार्टी का वीडियो बकायदा शूट किया गया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। पहला कैदी, दूसरा कैदी, तीसरा कैदी, चौथा, पांचवा, मसौरी उपकारा में, और ये रहा छठा कैदी। ठीक है ना। जिस बिहार में साल 2016 से शराब बनाना, शराब रखना, शराब लाना और ले जाना, शराब पीना, पिलाना और बेचना गैर कानूनी है, वहाँ जेल के अंदर इन 6 कैदियों के पास शराब पहुँच गई। उपकारा में, ठीक है ना। सवाल यह है कि आखिर ये सारी चीजें जेल में इतने आसानी से कैसे मिल रही है। मोबाइल फोन भी मिलते हैं, अक्सर खबर आती है कि जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन मिले, शराब मिले। तो साफ है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कई सारे कैदी इंस्टाग्राम से उस वीडियो को लाइव करते हैं और उस वीडियो में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है। मसौड़ी जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहे कैदियों के बयान सामने आते तो सच का पता भी चल जाता, लेकिन इन चेहरों के हाव भाव और इनकी बातों को सुनकर कुछ बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बात, बिहार के इस जेल में कैदियों के अंदर कानून का कोई भय नहीं है। दूसरी बात, ये कैदी वीडियो के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जेल में इनका सिक्का चलता है। तीसरी बात, चाहे शराबबंदी हो या फिर जेल मैनुअल, ये कायदे कानून यहाँ जेल में पहुंचकर टूट जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर पर सवाल खड़े होंगे। उच्च स्तरीय जांच भी होगी, हो सकता है कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन ये सब कुछ कब तक? शायद तब तक जब तक ऐसा और कोई वीडियो सामने न आ जाए। जेल का ये जो वीडियो है, इसको बार बार और बहुत ध्यान से देखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से निकलते सवाल बहुत बड़े हैं जो कि सुशासन के दावों को खोखला साबित करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 6 कैदी दिखाए। हमने कोशिश की कि इन सभी के बारे में पता किया जा सके। फिलहाल इनमें से 3 कैदियों की पहचान स्थानीय स्तर पर हो पाई है। बताया जा रहा है कि ग्रीन टी शर्ट में जो कैदी है उसका नाम नीतीश कुमार है और वो डबल मर्डर का आरोपी है। सफ़ेद बनियान पहने जो कैदी दिखता है उसका नाम भोगी कुमार है। भोगी भी हत्या के केस में जेल में बंद है। और वीडियो में गांजा पी रहे जिस कैदी को आप देख पा रहे हैं उसका नाम राम बाबू बताया जा रहा है। अपने वीडियो में सुना भी होगा, बाकी कैदी उसका नाम लेते भी हैं। राम बाबू भी हत्या के मामले में ही जेल में है। सूत्रों की माने तो मसौड़ी जेल का वार्ड नंबर 1 सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाला वार्ड माना जाता है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसको सुरक्षा मिल रही है और क्या करने के लिए सुरक्षा मिल रही है। यहाँ हत्या के मामलों में सजा काट रहे कैदी शराब पी सकते हैं, गांजा पी सकते हैं और अपनी करतूतों का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, वो भी पूरे सुरक्षित माहौल में। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उनकी शिकायत है कि बिहार के लोग पड़ोस के राज्यों में जाकर शराब पीते हैं क्योंकि वहां पर शराबबंदी नहीं है। लेकिन इस शराबबंदी से बिहार की जेलों को छूट कैसे मिल गई है? नीतीश का ये बयान सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। अगर कुछ राज्यों में लागू होगा और बाकी राज्यों में लागू नहीं होगा तो आप तो जानते ही न हैं, बगल में चला जाएगा पीने के लिए, जाता ही है पीने के लिए ना, इधर उधर बहुत लोगों की आदत है, चला जाता है। कई लोग तो हमारे बिहार के बाहर चले जाते हैं और कोई काम नहीं रहता उनका, इधर उधर कई पकड़ाता है, झारखंड चला गया, पी के आया, रास्ता में पकड़ा गया। कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अब देखना जरूरी है कि भाई अगल बगल के राज्यों में भी, और अगल बगल के राज्यों में ही नहीं पूरे देश में ही लागू हो। तो आज जो हम लोग हिम्मत के साथ एक बात हम बता देते हैं सबको कि जब तक हम हैं ये तो बंद नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी हो। बिहार की जेल से जो ये वीडियो वायरल बनकर सामने आया, उसे देखने के बाद कुछ सवाल स्वाभाविक तौर पर सामने आते हैं। हमने सोचा क्यों ना एक किसी ऐसे शख्स से पूछा जाए जो बिहार की जेलों में रहा हो, सजा याफ्ता कैदी रहा हो। हमें कामयाबी मिली, हम एक शख्स से बात करने में कामयाब रहे जिनका नाम उत्पल वल्लभ है। ये शख्स जेल के हवा खा चुके हैं। ये एक राजनीतिक मामले में जेल गए थे। हमने इनसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप जिस जेल में थे, क्योंकि इस जेल में नहीं थे, मसौड़ी के वो बेउर जेल में थे, तो यही सवाल पूछा हमने उत्पल से कि क्या वहाँ पर नशा मिलता था, मोबाइल, गांजा, शराब जेल में कैसे पहुँचती थी। सुनते हैं उनको। देखिए, उन दिनों ऐसे इस तरह का, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, वीडियो तो मैं देखा नहीं हूँ, बट जिस तरह की आप बात कह रहे हैं वैसी तो नहीं नज़र आ रही है। बट मैं एक बात ज़रूर कह दूं कि जो गरीब लोग जेल में जाते हैं, जिनके पहुंच नहीं होते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है और किसी तरह का अप्रोच या बहुत प्रभावी लोग नहीं होते हैं, उन लोगों
को वहाँ पे खाने पीने के लिए जो सरकार प्रशासन जेल प्रशासन की तरह जो व्यवस्था है वो एक जानवर भी नहीं खा सकता है, इस तरह का व्यवस्था है। और जो समृद्ध लोग हैं वो एक समानांतर व्यवस्था जरूर बना के रखे थे, ये मैं महसूस किया था। उत्पल साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या जेल में फोन वगैरह आसानी से मिल जाता था? क्या आपने देखा जब आप जेल में बंद थे कि फोन होता है कैदियों के पास? एक आध दो बार मैं देखा था कि कुछ लोग बात कर रहे थे। जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जेल के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं क्या उनकी कोई साठगांठ होती है? क्योंकि हमने कई सीरीज में देखा है, वेब सीरीज में, कई किताबों में पढ़ा है कि जेल के अधिकारी मिलकर रिश्वत लेते हैं, कैदियों को सहूलियतें प्रदान करते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया ऐसा? देखिए, वहाँ की जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी, जेल प्रशासन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की, सोने की, और वो जो वहाँ जेल में एकदम ठूस कर लोग भरे हुए हैं, मतलब कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग थे। जब मैं वहाँ जेल में पहुँचा तो लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़ करके इस तरह से सोए हुए हैं, मतलब हिलने डोलने की स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति में खचाखच भरे हुए जेल थे। ये जेल के जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा जेल थे। वैसे कोई जो अस्तबल में कोई घोड़ा या फिर कोई पशु को भी नहीं रखा जाता उतना सटा करके, इतने लोग वहाँ पे थे। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ थी। और जो आप कह रहे हैं कि ये प्रशासन के और क्या जो व्यवस्था कर रहे हैं, तो उस तरह का हम कह नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से वो लोग व्यवस्थित करते थे इन चीज़ों को। तो बहुत कुव्यवस्था जैसा स्थिति। जी, उत्पल जी शुक्रिया। जेल में अमानवीय व्यवहार होता है, कुव्यवस्था होती है, तो आपने बता दिया। कुछ स्वाभाविक सवाल भी खड़े होते हैं बिहार की इस जेल प्रशासन को देखते, जेल व्यवस्था को देखते हुए। आखिरकार शराबबंदी के बावजूद शराब कहां से बिहार की जेलों में आ रही है? सवाल नंबर 2, मोबाइल, गांजा, शराब जेल में आखिरकार कैसे पहुंचते हैं? सवाल नंबर 3, बिहार में जेलों से गिरोह चलाए जा रहे हैं क्या? सवाल नंबर 4, जेल प्रशासन दबंग कैदियों के आगे फेल है। कैदियों और जेल प्रशासन की क्या मिली भगत होती है? यह भी सवाल खड़ा होता है। बिहार में कहीं बलात्कार है, बलात्कार के बाद हत्या है, हत्या के बाद जेल में मौज मस्ती है। दूसरी तरफ अंधविश्वास के गोबर में भी पांव धंसा हुआ है। कहां तो हम अंतरिक्ष में जाकर नई रोशनी ढूंढ रहे हैं और कहां हमारे समाज का एक तबका अभी भी अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अंधविश्वास के साए ने लोगों को इतना जकड़ लिया कि गांव वालों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट ही नहीं की और भी ज्यादा घिनौनी हरकत की। कैसे हुआ ये सब, उसको समझने के लिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां एक ओर आज अंतरिक्ष हमारी मुट्ठी में है, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पर कदम रखने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज का एक तबका आज भी अंधविश्वास के दलदल में फंसा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को गांव वालों ने डायन का ठप्पा लगा दिया। आरोप था कि उनके घर में हुई 2 नवजातों की मौत की जिम्मेदार ये महिला है। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बुजुर्ग महिला को डायन बताकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसे मैला पिलाने की भी कोशिश की गई। 12-11 के बीच में देखलक जे घर सब सुत रहला, कोई सामान हमर न रहे, दूरा पर पुतोह सा रहे, अपन लेके चचेरी लेके सब पुतोह रहे। तब अयलक घर में, हमरा झोंटा धो के खींच के ले अयलक आ साड़ी लपेट देलक गर्दन में, आ ले जाइए पैखाना में, पानी पियावेला, गंदा खियावेला। जब सब तरह से हल्ला भेल तब पुतोह से उठलक तो हमरा के छोड़ा के ले अयलक। कि मेरा माँ को डायन कहता है, डायन कह के और शनिवार को 12 बजे दिन में घर से खींच के ले गया और मारपीट किया है और उसके बाद लेटरिन का पानी पिलाने का कोशिश कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम निर्णय चाहते हैं। इस अमानवीय घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस के संज्ञान में ये मामला है, मोतीपुर थाना क्षेत्र का है और आवेदन भी प्राप्त कर लिया गया है उस 70 वर्षीय महिला से जिन पर की डायन का आरोप लगाकर मारपीट किया गया है। तो आवेदन के आलोक में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में
डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं, खासकर बुजुर्ग और विधवाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले 1 दशक में अकेले झारखंड में डायन प्रथा के कारण सैकड़ों महिलाओं की जान जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी देवी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इस कुप्रथा के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन फिर भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वास की चपेट में है। लेकिन इस तरह की कुप्रथाओं का कारण क्या है? पहला कारण है अंधविश्वास, जो अपनी जड़ें हर रोज मजबूत कर रहा है। दूसरा कारण है आपसी रंजिश, जिसके बाद महिलाओं पर ऐसे घिनौने आरोप लगाए जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता। सरकार ने डायन प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं, जैसे कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, असम डायन शिकार अधिनियम 2015। लेकिन कानून का डर तभी काम करेगा जब समाज की सोच बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ये बात उन डेलीगेशंस की कर लेते हैं जिनमें सभी दलों के नेता और सांसद अलग अलग देशों के दौरे पर गए थे, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अब उसकी हर आतंकवादी हरकत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से ही मिलने वाला है। वो सातों डेलीगेशन अब एक एक कर देश वापस लौट रहे हैं। लेकिन आते आते जिस तरह से पक्ष और विपक्ष सब ने दुनिया के सामने एकजुट भारत की तस्वीर पेश की, वो लाजवाब करने वाली रही। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस मकसद से भारतीय सांसदों और बौद्धिक जनों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में गया था, वो मकसद पूरा हुआ तो टीम स्वदेश लौटने लगी है। भारतीय डेलीगेशन दुनिया को ये बताकर लौटा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर का जरिया है। भारत पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को करारा जवाब देना जानता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। जब सवाल देश का है तो पूरा देश एकजुट है। अब ये दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ वो कैसा बर्ताव करती है। भारतीय एकजुटता को आप इस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्रामक और सटीक रुख को पेश कर रहे थे भारत के तमाम विरोधी दलों के नेता। रविशंकर प्रसाद बीजेपी, शशि थरूर कांग्रेस, विजेंद्र पांडा बीजेपी, सुप्रिया सूले एनसीपी एसपी, सलमान खुर्शीद कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम। विपक्ष में बैठने वाली अपनी पार्टी के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दुनिया को बताया कि यह करामात पाकिस्तान में हो सकती है कि कोई आतंकवादी लखवी जेल में बंद है और उसकी पत्नी को बच्चा हो जाता है। There was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. भारत की इस एकजुटता को देखकर दुनिया दंग रह गई कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेनकाब करने वाले शशि थरूर कांग्रेस के हैं। कश्मीर पर भारत का रुख साफ करने वाले सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के हैं और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का पर्दाफाश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सांसद हैं। और इनका कमाल देखिए कि दुनिया इनके तर्कों का लोहा मान गई। जिस कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, जब वहीं जाकर शशि थरूर ने बाकायदा तस्वीर दिखाई कि कैसे पाकिस्तान की सेना आतंकियों के जनाजे में शरीक होती है, तो कोलंबिया को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपना बयान वापस ले लिया। दरअसल कोलंबिया के बाद शशि थरूर की टीम ब्राजील पहुंची थी। ब्राजील से भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर का मतलब बताया, साथ ही आतंक पर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, कश्मीर में बदलाव और बेहतरी की भी तस्वीर पेश की। और कश्मीर से याद आया कि दुनिया के फोरम पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सलमान खुर्शीद ने बता दिया
कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहतर हुई है। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. विजेंद्र पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मंगलवार को हिंदुस्तान लौट आया। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों में गई थी। टूर बहुत ही सफल रहा। हम जो 4 देशों में गए थे, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। जब भारत से अलग अलग दलों के नेता एक स्वर में बोलते हुए दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे तो पाकिस्तान भी इसकी नकल करने लगा। इसीलिए उसका प्रतिनिधिमंडल भी 14-15 देशों में रवाना हुआ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है और रूस भी। इन सब के बीच भारत ने पूछा कि क्यों ना पाकिस्तान को मिलने वाला विदेशी कर्जा बंद हो। आखिर आतंक पर पैसा खर्च ही क्यों होना चाहिए? It's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. पहलगाम में मासूम सैलानियों पर आतंकियों से गोली चलवाकर पाकिस्तान ने बहुत भारी भूल कर दी है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, उसकी सेना का खोखलापन सामने आया है और अब भारतीय डेलीगेशन ने जिस तरह दुनिया के सामने सच बताया है, उससे पाकिस्तान की रही सही साख भी खत्म हो गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस डेलीगेशन के आज तो 2 डेलीगेशन लौटे हैं और मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग डेलीगेशन का हिस्सा थे, एक सरकार की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से। राजीव राय सपा के सांसद हैं और रेखा शर्मा बीजेपी की सांसद है। स्वागत है आप दोनों का। आइए एक एक करके दोनों नेताओं से बात करते हैं। पहले विपक्ष के नेता राजीव राय से। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 10 दिन में आपने 5 देशों की यात्रा की, जिसमें रूस और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं। आपके हिसाब से क्या ये टूर कामयाब रहा? जो हमें लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि दुनिया के पटल पे जाके जिन देशों में भेजा गया था, उन देशों के पास या तो सूचना नहीं है या गलत सूचना है, उनकी गलतफहमी को दूर किया जाए और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को और बेनकाब किया जाए। हमको लगता है कि हम उसमें सफल रहे हैं। जहां जहां उनके जो सवाल थे उसको हमने बड़े सलीके से और तरीके से जवाब दिया, उनको कन्विंस करने में सफल रहे हैं। उदाहरणार्थ, जैसे कई जगह लोग हमें कहते थे हम आतंकवाद की लड़ाई में आपके साथ हैं, सीज फायर बहुत अच्छा है, आप उनसे बैठ के बात कर लीजिए। मैंने सीधा सा सवाल उनसे कहा कि हम किससे बात करें? वहाँ पपेट गवर्नमेंट है, आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक सरकार है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट है और आतंकियों का संरक्षण देने वाली सेना का अधिकार है। तो जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकियों को फंडिंग करते हैं, आतंकियों को पालते पोसते हैं, उससे कैसे बात की जाए? जब तक आतंकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं करते हैं, अपने को प्रूव नहीं करते हैं कि आतंकवाद से दूर हो गए हैं। और हमने उनकी हिस्ट्री 47 से लेकर आज तक बताई कि एक ही साथ दोनों आज़ाद हुए, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया, एक आतंकी देश बन गया। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है
उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। आज 52 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है। इन सब सवालों को, इन सब जवाबों को सुनने के बाद हर जगह लोग कन्विंस रहे हैं और सबने ये भरोसा दिया है कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ है। राजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका डेलीगेशन कनिमोझी जी के नेतृत्व में गया था, आप खुद विपक्ष के नेता हैं, क्या वहां पर पक्ष और विपक्ष सभी एक राय के रहे? तमाम सांसद, कोई आपस में मतभेद तो नहीं हुए थे? वहां ना कोई सत्ता पक्ष था ना विपक्ष था। 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर हम गए थे, देश की भावनाओं को लेकर गए थे और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से गए थे। सबने एक सुर से एक ही बात कही कि पाकिस्तान का आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ये हिंदुस्तान की जनता का फैसला है, हिंदुस्तान की सरकार का फैसला है, हिंदुस्तान की सेना का फैसला है और हिंदुस्तान के सभी दलों का फैसला है। राजीव जी, आपकी पार्टी ने आज संसद के विशेष सत्र की मांग की है, क्या आप भी ऐसे ही कहेंगे? क्योंकि विदेश में तो आप सरकार की दी हुई लाइन पर बात कर रहे थे। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था और युद्ध अभी जारी था, उस बीच में पहले बार के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से विशेष सत्र की मांग किया था और युद्ध के बीच में सत्र को बुलाना पड़ा था। तो अगर गलत था तो आज विपक्ष भी गलती कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम क्यों चुन कर भेजे गए हैं? हो सकता है कि बेहतर सुझाव ही दे दे सरकार। सरकार ये मान के क्यों चल रही है कि उसकी आलोचना ही होगी? कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग सुझाव देंगे। और अब बात करते हैं रेखा शर्मा जी से, जो बीजेपी की सांसद हैं। रेखा जी, करीब 9 दिन का आपका दौरा रहा, अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज में आप लोग गए, कैसा लगा आपको भारत को रिप्रेजेंट कर कर? कामयाब कहेंगी इस दौरे को आप? देखिए, हम लोग 4 देशों में 9 दिन में 7 डिफरेंट रिलीजन के लोग और डिफरेंट पार्टीज़ के लोग इस दौरे पे गए और ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हमने अपने देश की बात एकजुट होकर सबने एक बात रखी और लोगों तक वो बात पहुंचाई जो शायद सोशल मीडिया नहीं पहुंचा पाया, या शायद पाकिस्तान के नरेटिव, जो गलत नरेटिव थे, वो पहुंच रहे थे उन तक और हमारा नरेटिव नहीं पहुंच रहा था। इसलिए हमारा जो दौरा था, अपने देश की बात रखनी, ऑपरेशन सिंदूर की बात रखनी, टेरर के अगेंस्ट कैसे भारत एकजुट खड़ा हुआ है वो बात रखनी, उसमें हम सफल हुए और अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग डेलीगेशन से मिले, पॉलिटिशियन से लेकर थिंक टैंक से लेकर आम लोगों से, इंडियन डायस्पोरा से, और सभी को ये मालूम है कि, और हमने स्ट्रेस भी किया इस बात पे कि भारत जो है पीसफुल देश है, शांति चाहता है, लेकिन यदि बार बार इस प्रकार पाकिस्तान टेरर अटैक करता रहेगा जो हमेशा से करता आया है, तो भारत, अब ये जो भारत है, ये नया भारत है, ये टेरर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देने में सामर्थ्य है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप जिन 4 देशों में गए, वो चारों देश मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां पर भारत को कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये ठीक बात है कि वो मुस्लिम देश है, लेकिन जिस प्रकार भारत डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार भारत ने 4था स्थान पाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सारे देश भारत की तरफ एक आशा की नज़र से देखते हैं कि भारत उनके साथ पार्टनर बनेगा उनकी ग्रोथ में। सभी देश टेरर से कभी ना कभी ग्रस्त रहे हैं, ये सारे देश, और सभी देश आज की दौर में केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेवलपमेंट से बहुत कोसों दूर है और वो अगर कंपेयर करें तो वो देख पाते हैं कि हमारा विज़न जो है, भारत का विज़न है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, वो लोगों के को डेवलप करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है और उसी डेवलपमेंट का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। आज आप कोई भी देश देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, उनका अपना मिशन है कि वो 35 तक उनको डेवलप होना है। वो हमारे मिशन के साथ हैं कि हमें 47 तक हमको डेवलप पूरा नेशन बनना है, भारत नंबर 1 कंट्री बनने के उसमें है। तो वो देख रहे हैं आशा की नज़र से भारत की तरफ। उनको पता है कि भारत जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से सोचते हैं एक विकसित भारत को,
उसको देखकर वो हमारे साथ हैं, और वहाँ रिलीजन जो है सेकेंडरी पड़ जाता है जब डेवलपमेंट की बात होती है। तो रेखा जी, मेरा अगला सवाल है, आपकी डेलीगेशन में कई विपक्षी दलों के नेता भी थे, खुद असदुद्दीन ओवैसी थे। क्या आपस में आप लोगों का तारतम्य बना रहा ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान भी और विदाउट मीटिंग्स भी? आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रुप था ये। इतने प्यार से हम सब लोग आपस में रहे, चाहे काम के टाइम पे और चाहे काम के बाहर, हम सब एक थे, एक आवाज़ में बात कर रहे थे। चाहे हमारे ओवैसी साहब हों, हमारे जितने भी एमपीज़ गए थे, सब एक सुर में भारत की बात कर रहे थे। वहाँ सभी ने ये कहा कि माय प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनकी किसी का भी आप रिकॉर्डेड वो देखें तो वो आप पाएंगे कि हर ओवैसी साहब हों, कोई भी हो, सब ने एक सुर में कहा माय प्राइम मिनिस्टर, माय कंट्री। सो वहाँ पर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे थे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे। कोई भी इस बैजयंत पांडा जी की लीडरशिप से इधर से उधर नहीं हुआ, और उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि सब ने उसे स्वीकारा, और जो वो बात करते थे हम सब उनके साथ खड़े थे। रेखा जी, मेरा अगला सवाल है कि अब पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशंस को विदेशों में भेज रहा है, क्या इससे भारत को कोई खतरा तो नहीं? जब दूसरी इस बात कोई कॉपी करता है ना, तो लोग समझते हैं। अगर आप उनके लोगों, जिन लोगों से हम मिले हैं, वो पिक्चर्स उन्हीं लोगों से पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनको सीट भी वो प्रोवाइड नहीं करी गई जो हमारे लीडर को प्रोवाइड की गई थी। जो हम जहाँ बैठे थे वो उनके सामने बैठे थे, ना कि उनके साथ बैठे थे। तो आप उसी से पता चलता है कि वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं और भारत को कैसे ट्रीट करते हैं। और जब भी आपने भी देखा होगा, एक एफआईआर होती है और एक काउंटर एफआईआर होती है। तो काउंटर एफआईआर को आप समझते हैं कि वो काउंटर करने के लिए की गई है। एफआईआर में दम होता है, काउंटर एफआईआर में दम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो हम बात रख रहे थे, अगर वो उसकी कॉपी करके उसको भेजेंगे, सिर्फ कॉपी था वो, उनके पास मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई प्रूफ है दिखाने को। हमारे पास प्रूफ है जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमने किया हमारे पास प्रूफ है। वो केवल सोशल मीडिया का हवाला देते हैं, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, और उनके पास डेवलपमेंट दिखाने को नहीं है। हमारे पास दिखाने को है कि भारत कहाँ पहुँच रहा है। जी रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल है। कल आप अल्जीरिया में थे, वहाँ पर उसको लेकर सोशल मीडिया पे विपक्ष के नेता, ट्रोल्स आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप वहाँ गाना गाने गई थी क्या हुआ था पूरा माजरा? मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना पक्ष ज़रूर सामने रखें। देखिए, ये ना बहुत स्पॉन्टेनियस, मैं इस पे बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर आपने पूछा, और एक गलत तरीके के लोग हैं जो हर चीज़ के ऊपर एक भ्रम फैलाते हैं। एक डेलीगेशन था अल्जीरियन, जो चेयरमैन थे फॉरेन कमेटी के चेयरमैन थे, उनका डेलीगेशन था। और एक कल्चरल एक्सचेंज की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये गाना बहुत अच्छा मानते हैं, और हम इंडियंस को की फ्रेंडशिप को इस गाने से वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में से किसी को एक लाइन आती हो तो हम सुनना चाहेंगे। तो वो एक लाइन केवल इसलिए गाई गई क्योंकि वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, और वो उनका इंडियंस को, अगर आप रास्ते में भी वो चलते देखते हैं ना, तो वो ये गाना गा के जैसे हम भी अगर चल रहे थे वहाँ पर, रोड भी क्रॉस कर रहे थे मीटिंग के लिए जाने के लिए भी, तो लोग अगर देख रहे थे तो ये गाना गा रहे थे, जाने तू जाने ना। वो इतने साल पुराने गाने से वो इंडियन से पता नहीं किस लिए कनेक्टेड है। तो जब वहाँ से ये बात हुई तो सिर्फ एक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि नॉन सीरियस बात हो रही थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई गाने चल रहे थे या म्यूज़िक नाइट हो रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। एक डिप्लोमेसी वाली बात जो कि डिप्लोमेट ने एक ने कहा, और मतलब एक फ्रेंडशिप के तौर पर एक वो लाइन गाई गई, वो पूरा गाना भी नहीं था। रेखा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
पूछते हुए, क्या अब ये गाना हमारे लिए गा सकती हैं? नहीं जी, थैंक यू सो मच। मैं पहले ही आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में किस तरह से इसको नेगेटिवली लिया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं डरना, लेकिन फिर भी एक पूरा आप पूरी मेहनत को आप एक उसको गलत नज़र से देखें तो थोड़ा सा गलत लगता है, हर्ट होता है। चलिए ठीक है, मैं आपके कंसर्न को समझता हूँ, आपकी चिंताओं को समझता हूँ। आप डिप्लोमेसी करने गए थे, इसके लिए नहीं गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत का डेलीगेशन दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रहा था। उससे पहले ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को अपनी ताकत की सच्चाई दिखा दी थी। अब तो पाकिस्तान ये मान रहा है कि उसके 8 और ठिकानों पर हमला हुआ, यानी अब तक 28 ठिकानों पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। देखिए कि पाकिस्तान का सरकारी डोजियर ही कैसे उसकी हालत बयान कर रहा है। पहले पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर से इसे दुनिया ने देखा। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया और अब तो पाकिस्तान ये कबूल करने लगा है कि उसके और भी 8 ठिकानों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल डोजियर पर यह खुलासा पाकिस्तान ने ही किया है। इनमें पेशावर, झांग, हैदराबाद, गुजरात, गुजरावाला, भावलनगर शामिल हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अटक और छोर में भी हमला हुआ था। तो इस तरह पाकिस्तान के कुल 28 और आतंकी सैनिक ठिकाने तहस नहस हुए। पाकिस्तान सच बोल रहा है या अपना रोना रो रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के मुताबिक भारत का ड्रोन सिस्टम इतना मजबूत है कि सिर्फ 8 घंटों में ही पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। In war, what is important is, even if there are setbacks, you need to maintain your morale. That morale is to remain high. And then, of course, is adaptability. That is an important constituent of a very professional force. You should be able to understand what went wrong, rectify your mistakes, and go out again. I think that is important for any kind of a professional force. And third is, I think, the offensive spirit. भारत पाकिस्तान के उस नापाक भाव को भूला नहीं है जिसमें उसके पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो 1000 साल तक युद्ध करने की बात करते थे। आज इसकी बात सीडीएस जनरल चौहान ने भी की। उनका कहना था कि 60 साल पहले भुट्टो ने जो कहा था उसे आज भी पाकिस्तानी सेना करना चाहती है। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े हो गए थे और आज का पाकिस्तान भी 4 खंड होने के विनाशकारी कगार पर खड़ा है। I don't think that's an act because terrorism has no defined logic. It has no political-military end state. So as our adversary is concerned, he's taken the decision that to bleed India by 1,000 cuts. Officially, we know in 1965, Zulfikar Ali Bhutto declared a 1,000-year war against India when he addressed the United Nations Security Council. पाकिस्तान को अब की बार ऐसी चोट मिली है कि वो ठीक से गिन भी नहीं पा रहा, लेकिन इस बार वो इतना जान चुका है कि आतंक का छद्म युद्ध अब उसके लिए जानलेवा बन चुका है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी की करते हैं। मध्य प्रदेश में 2028 में माफ करिएगा, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए राहुल गांधी भोपाल पहुंचे थे, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की जगह उनकी तुलना लंगड़े घोड़े से करने लगे। राहुल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ
कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने घोड़ा भले ही कहा हो, लेकिन इशारा साफ कर दिया कि जो आदमी पार्टी के कामकाज में दखल देगा, काम का रिजल्ट नहीं देगा, उस पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। आजकल आम का मौसम है, गर्मी के दिनों में आम बहुत से लोग खाते हैं, और दिल्ली के पास जो लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसके पास एक जगह है मलिहाबाद में पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान, जिन्हें मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आम की एक नई किस्म समर्पित की है। हाजी कलीमुल्ला खान कहते हैं कि मैंने इसका नाम राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। इस खास आम की प्रजाति के बारे में वो आपको खुद बता रहे हैं। राजनाथ आम। कभी सुना है एक राजनेता के नाम पर आम की प्रजाति, लेकिन अब ये हुआ है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर जाने माने आम उत्पादक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हाजी कलीमुल्ला खान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई आम की किस्म का नाम रखा है। राजनाथ सिंह जी के नाम से बनाया है, क्योंकि राजनाथ सिंह एक बड़े सुलझे हुए और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने सिंदूर चलाई, उससे भी बहुत कामयाबी उनको मिली है, और उनका पहले से भी लखनऊ में मतलब उनकी बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनका जो बोलना चालना है वो बहुत प्यार से है, और वो प्यार के में आदमी उनके करीब आता है। राजनाथ आम के नाम से मशहूर इस आम के बारे में कहा जाता है कि ये मंत्री के व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैंगो मैन के नाम से मशहूर खान ने कहा कि इस किस्म को विकसित होने में 7 से 8 साल लगे हैं, और ये कद में सिंह जैसा दिखता है, लंबा और बड़ा, जिसका हर फल आधे किलोग्राम से ज्यादा वजन का होता है। खान ने कहा कि उन्होंने पहले भी सिंह को समर्पित एक आम के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने ये किस्म विकसित होने का इंतजार किया। सोचे तो हम इनके लिए पहले से थे, लेकिन अब आम हमको कामयाबी वाला आम मिल गया। इनके साइज का डील डॉल में जैसे वो लंबे तड़ंगे हैं, वैसे ये आम भी अच्छे खासे कदो कामत के हैं। अब हमने इसलिए इनके नाम से, राजनाथ सिंह जी के नाम से आम को जोड़ दिया कि रहती दुनिया तक इनके जो कारनामे हैं, इनकी बातचीत है, रहती दुनिया तक जिंदा रहे। ये खास किस्म के राजनाथ आम को मलिहाबाद नर्सरी में तैयार किया गया है, और पेड़ पर फल आने में करीब 7 से 8 साल लगे हैं। कलीमुल्ला खान अब इन आमों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट के रूप में देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आम का मौसम आपने देखा, आम खा रही दुनिया, और राजनाथ सिंह जिनको कि ये उनके नाम पे आम की प्रजाति रखी, आम का नाम रखा गया, वो राजनाथ सिंह लखनऊ के ही सांसद हैं। सांसदों से याद आया, आज विपक्ष के तमाम सांसद एक साथ बैठे, ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम हुआ,
भारत सरकार इसको अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है। दूसरी तरफ विदेश गया डेलीगेशन लौटने लगा है और तीसरी तरफ कमोबेश सारा विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग पर अड़ा है। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तनातनी के दौर में लगता नहीं कि विपक्षी मांग पूरी होगी। विपक्ष को शायद भारतीय सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है और शायद उसकी नजरें पाकिस्तान की उस तबाही को नहीं देख पा रही हैं, जिनमें उसके सैनिक ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके आतंकी ठिकाने मटियामेट हुए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सवाल उठाने के बाद अब 16 विपक्षी पार्टियों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करती है। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। तो जो पार्टियां सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं, तो क्या हम ये समझें कि वो गोपनीयता अपने देश की विदेशों में दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं, और पाकिस्तानों को कुछ ऐसी चीजें सरकार की तरफ से एडमिट कराना चाहते हैं जो सरकार को जवाब देना पड़े, जिससे पाकिस्तान के लोग चौकन्ने हो जाएं। अब दिलचस्प यह है कि 16 विपक्षी पार्टियों ने सत्र बुलाने की मांग तो की, लेकिन शरद पवार की एनसीपी उसमें शामिल नहीं है। शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है, और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत। आम आदमी पार्टी ने भी विपक्षी एकता पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। Our understanding is that by tomorrow 6 p.m. Aam Aadmi Party on the same issue, the same sentiment and the similar content would have written to the Prime Minister of India seeking a special session. This is my understanding. एक तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर विदेशी डेलीगेशन के साथ गए विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें देश की फौज ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसका उदाहरण दुनिया में नहीं देखने को मिल सकता, और मगर उसके बाद सीज फायर अमेरिका द्वारा घोषित हुई। अब हमारी मांग है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। Throughout every day the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. We don't want war. We want to focus on our growth and development. This message was given to everybody. Our foreign minister was getting calls from other foreign ministers. He was saying the same thing. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. शशि थरूर के अलावा मनीष तिवारी ने भी ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन में शामिल होने के अपने फैसले को राष्ट्र की पुकार बताया। बीजेपी इसके आधार पर ही कांग्रेस को घेर रही है। आज RRR
रेवांत, रमेश और राहुल को एसएमएस मिला है। एसएमएस का मतलब है सलमान खुर्शीद का संदेश, मनीष तिवारी का संदेश, शशि थरूर का संदेश। मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने भी ये RRR को आईना दिखाया है कि ये पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए। इन सब के बीच सरकार पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहती। फिर जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में ये सवाल तो उठेगा ही। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।